अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है गर्ड। गर्ड होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी इसमें जो मैदे का तेज़ाब होता है वो वापस खुराक की नाली की तरफ जाना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में बिलअमूम पंजाब में लोगों को ये मसला बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक लेक्चर बनाते हैं। तो शुरू करते हैं गर्ड। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो हमारा निज़ाम इंहज़ाम है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, हज़म करने का जो सिस्टम होता है उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे मुंह से ही आप देख रहे हैं, मैंने इसको लेबल किया हुआ है। खुराक की नाली शुरू होती है जो मुंह से शुरू होती है, बारीक सी होती है। इसको हम इसोफेगस भी कहते हैं। ये जाके खुलती है मैदे के अंदर। खुराक की नाली जो इसोफेगस है, जहाँ पे वो जाकर मैदे में खुलती है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब ये है कि मसल्स का बना हुआ एक छल्ला सा होता है जो कि बंद रहता है अमूमी हालात में। जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं और वो खुराक की नाली से गुज़र के मैदे के करीब पहुंचती है तो वो स्फिंक्टर खुल जाता है। उसके खुलने से वो जो खुराक है वो खुराक की नाली से मैदे में चले जाती है, और जैसे ही वो मैदे में चली जाती है ये स्फिंक्टर फिर से बंद हो जाता है। गर्ड एक ऐसी पुरानी बीमारी है निज़ाम की, जिसमें जो मैदे का तेज़ाब होता है और बाज़ औक़ात मैदे में मौजूद खुराक, ये जो भी चीज़ हमने पी हो या खाई हो, वो वापस आना शुरू हो जाती है इसोफेगस यानी खुराक की नाली के अंदर। मैंने इसमें एरो बनाए हैं, ये आप देख रहे हैं कि मैदा है और मैदे में एरो है कि ये वापस जा रहा है यहाँ से। जो खुराक और खुराक के अलावा जो भी चीज़ हमने इस्तेमाल की वो आगे अंदड़ियों की तरफ जाने के बजाय वापस आना शुरू हो जाता है। इसके वापस आने की वजह से जो खुराक की नाली है, इसोफेगस है, उसके जो अंदर की तहें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और वही सबब बनती हैं गर्ड का। अलामात इसकी ये होती हैं कि आपको छाती में जलन महसूस होना शुरू हो जाती है जो कि आपके गले तक भी जा सकती है, और आपका जो मुंह का जायका होता है वो कड़वा होना शुरू हो जाता है। छाती में दर्द भी होती है और खाने पीने में मुश्किलात भी होती हैं, यानी आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपको दर्द भी महसूस होती है खाने के साथ। खुश्क खांसी भी हो सकती है क्योंकि जब तेज़ाब मैदे से वापस ऊपर गले तक जाता है तो वो गले को इरिटेट करता है और उसकी वजह से खांसी, खुश्क खांसी, बलगमी खांसी नहीं होती इसमें, खुश्क खांसी इसमें हो जाती है। और उसी के साथ ही आवाज़ भारी भी हो सकती है और गला दर्द करना भी शुरू हो जाता है। उसके अलावा आप जो चीज़ें भी खाते हैं वो वापस आना शुरू हो जाती हैं, और आपके गले में जैसे कोई चीज़ फंसी हुई हो उसकी आपको सेंसेशन महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे गले में कोई चीज़ मौजूद है जो कि आगे नहीं जा रही। वजह इसकी मैंने आपको बताया कि मैदे में जो तेज़ाब होता है वो वापस जाना शुरू हो जाता है खुराक की नाली की तरफ। और बाज़ औक़ात वो सिर्फ तेज़ाब ही नहीं होता, बल्कि यहाँ मैंने एक जिगर की तस्वीर बनाई है और उसके जिगर के साथ पित्ता लगा हुआ होता है जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं। गाल ब्लैडर की जो रतूबतें होती हैं उनको हम मेडिकल लैंग्वेज में बाइल कहते हैं। बाइल यहाँ से जाके मैदे में जो ड्यूडेनम होता है, मैदे का आगे हिस्सा, उसमें जाके खुलती है और वो हाजमे में मदद करती है। ये बाइल भी बाज़ औक़ात मैदे के साथ, मैदे की जो आपने चीज़ें खाई होती हैं उनके साथ और मैदे के तेज़ाब के साथ बाज़ औक़ात ये बाइल भी वापस आना शुरू हो जाती है और ये और ज़्यादा नुकसान करती है आपकी खुराक की नाली का यानी इसोफेगस का। जब इंसान खाता है तो जो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि इसोफेगस में स्फिंक्टर होता है, जो मैदा जहाँ पे खुलना होता है वहाँ पे उसके साथ, और जब खुराक वहाँ तक पहुँचती है तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और उसकी वजह से यानी खुलता है, और उससे जो खुराक होती है वो आपकी खुराक की नाली से आपके मैदे में चली जाती है और फिर ये दोबारा से बंद हो जाता है। अगर ये वाल्व जो है ये कमज़ोर हो जाए, यानी ये स्फिंक्टर खुराक की नाली के इख्तिताम पे जो मौजूद होता है जहाँ पे उसने मैदे में खुलना होता है, अगर ये कमज़ोर हो जाए या एब नॉर्मल तरीके से रिलैक्स हो, यानी पूरी तरीके से रिलैक्स ना हो, तो भी यही होता है कि खुराक जो है वो वापस आपकी खुराक की नाली की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं
कि इसमें जब तेज़ाब जो है वो वापस खुराक की नाली में जाता है तो खुराक की नाली की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी उसकी सोजश हो जाती है। आपको जो तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है उसमें सारी खुराक की नाली जल रही है, बर्निंग हो रही है उसके अंदर, और उसकी सोजश हो चुकी हुई है। इसको हम एसोफेजाइटिस कहते हैं। और जैसे जैसे ये सोजश ज़्यादा होती जाती है तो ये अंदरूनी जो तहें होती हैं उनको कमज़ोर करके उनमें ज़ख़म कर देती हैं, और उन ज़ख़मों में से बाज़ औक़ात ब्लीडिंग भी हो जाती है, यानी आपको थूक के साथ खून आ सकता है और आपका पखाना काले रंग का भी हो सकता है। और वो अलामत होती है कि आपकी खुराक की नाली या जो आपका निज़ाम है, यानी खुराक की नाली, मैदा, छोटी और बड़ी अंतड़ियाँ, उनमें कहीं पे किसी जगह पे ब्लीडिंग हो रही है। और अगर खुराक की नाली मुसलसल तौर पे काफ़ी अरसे तक अगर आपका जो मैदे के तेज़ाब है वो वापस खुराक की नाली में जाते रहें तो खुराक की नाली की अंदरूनी तहें डैमेज हो के ज़ख़म बन के बारीक हो जाती है, यानी उसकी जो अंदर लुमेन होता है ना, उसका जो उसके अंदर जो खुराक के गुज़रने की सलाहियत होती है, जो उसका बोर होता है वो कम हो जाता है और आपको खुराक खाने में मसला हो जाता है। उसके अलावा बैरेट्स की जो इसोफेगस भी हो सकती है। बैरेट्स इसोफेगस जो है वो इसी की जो कॉम्प्लिकेशन है, और ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, यानी अगर किसी को ये हो तो हम उसको बाकायदा तौर पर उसका चेकअप करते हैं, बार बार करते हैं, उसको हम देखते हैं कि कहीं उसको कैंसर ना डेवलप हो जाए। जिन रिस्क की बिना पर गर्ड का मर्ज़ होता है वो कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गर्ड करवा सकती हैं? उसमें ओबेसिटी यानी मोटापा है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपका पेट के ऊपर चर्बी ज़्यादा है और वो ज़्यादा बड़ा है तो उसकी वजह से आपका जो मैदा होता है उसके ऊपर इसका प्रेशर आता है आपके वज़न का। जब आप लेटते हैं तो आपके मैदे की चर्बी जो होती है वो जो आपके पेट की चर्बी होती है उसका और पेट के ऊपर जो वज़न होता है वो जब आप लेटते हैं तो वो आपके मैदे के ऊपर पड़ता है और मैदे के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जो मैदे का तेज़ाब होता है वो वापस खुराक की नाली की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये दो कंडीशंस में होता है, एक तो अगर आपका वज़न वैसे ज़्यादा है और दूसरा अगर आप प्रेग्नेंट हैं, यानी बच्चे के वेट की वजह से भी ऐसा हो जाता है। उसके अलावा मैदे का अगर हर्निया हो जाए तो उससे भी ऐसे होता है। और स्मोकिंग से, जो सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी करने से भी जो मैदे की जो खुराक की नाली होती है उसके अंदरूनी तहें डैमेज होती हैं और गर्ड का बायस बनती हैं। उसके अलावा अस्थमा है, इसमें खांसी होती है, स्मोकिंग में भी खांसी होती है, खांस के भी ये मसला हो जाता है। डायबिटीज़ है, शुगर में वैसे ही हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है तो ये मसला हो जाता है। और उसके अलावा अगर आपका मैदा प्रॉपर तौर पे वक्त पर ख़ाली नहीं होता, यानी अब जो खुराक मैदे में मौजूद होती है वो आगे आपकी अंतड़ियों की तरफ नहीं जाती, वहाँ पे ज़्यादा देर रुकी रहती है, तो भी ये होता है कि जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो मैदा चूँकि पहले से ही भरा होता है और फिर उसमें जब ज़्यादा चीज़ें जाती हैं तो वो वापस खुराक की नाली की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। और कुछ बीमारियां हैं जैसे स्क्लेरोडर्मा है, स्क्लेरोडर्मा में भी गर्ड होता है। उसमें स्क्लेरोडर्मा की अलामात होती हैं 5, उनको हम क्रेस्ट के नाम से याद रखते हैं डॉक्टर्स हजरात जो हैं। उसमें सी जो है वो कैल्सिनोसिस है, यानी वो आपकी जल्द के ऊपर कैल्शियम के छोटे छोटे से डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जगह जगह पे, ज़्यादातर उंगलियों पे होते हैं। उसके अलावा रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है, इसमें ये होता है कि आपके जो खून की नालियाँ हैं वो तंग हो जाती हैं, यानी उनका जो साइज़ है वो बारीक हो जाता है। और ये होता है अमूमी जब सर्दियाँ होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग मेरे पास यहाँ आते हैं और उनका मसला ये होता है कि सर्दियों में उनकी जो उंगलियां हैं हाथों और पैरों की वो सूज जाती हैं, दर्द करना शुरू हो जाती हैं और वो सर्दी बर्दाश्त नहीं करती। ये रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है और ये स्क्लेरोडर्मा में भी होता है। और इसमें इसोफेजियल डिसफंक्शन होता है, यानी इसोफेगस जो है, जो खुराक की नाली है, वो सही से काम नहीं करती और नतीजतन गर्ड की बीमारी हो जाती है। उसके अलावा स्क्लेरोडैक्टिली होती है। ये होता है कि आपके हाथों की जो उंगलियां हैं उनके ऊपर जो जिल्द होती है वो मोटी हो जाती है और टाइट हो जाती है। उसकी वजह से उंगलियां मुकम्मल तौर पर खुल नहीं पाती, थोड़ी थोड़ी सी बंद बंद सी रहती हैं। उसके अलावा टेलेंजिएक्टेसियसिस है। इसमें आपकी जो खून की बारीक नालियाँ, जो सबसे बारीक नालियाँ होती हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं, जिनका बोर सबसे कम होता है, जो एंड पे जाके
खून पहुंचाती हैं, वो बहुत ही बारीक और छोटी छोटी सी नालियाँ होती हैं, और उनको जो है ना उनकी डायलेशन हो जाती है ना, वो ज़्यादा खुल जाती हैं, और उनके ज़्यादा खुलने की वजह से जल्द के ऊपर सुर्ख रंग के छोटे छोटे से डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्क्लेरोडर्मा में होती हैं, और स्क्लेरोडर्मा भी डेवलप हो सकता है, स्क्लेरोडर्मा के साथ भी गर्ड जो है वो डेवलप हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हैं, पेचीदगियाँ इससे क्या हो जाती हैं? इसकी वजह से आपका जो खुराक की नाली है वो बारीक हो जाती है और बंद होना शुरू हो जाती है ना। जैसे जैसे खुराक की नाली में ज़ख़म होंगे और वो ज़ख़म जो हैं वो हील होंगे, तो वहाँ पे स्कार बनेगा। यानी जैसे एक जिस्म पे कहीं पे भी कोई ज़ख़म हो, तो वो ज़ख़म होने के बाद उसके ऊपर स्कार बन जाता है। वैसे ही इस तरह खुराक की नाली में भी स्कार बन जाते हैं, और जो स्कार होते हैं उनकी वजह से फिर जो उसका लुमेन होता है ना वो छोटा हो जाता है। यानी उनमें उसमें से चीज़ें गुज़रने की उसकी सलाहियत, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो खुराक की नाली में से गुज़रने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है, और इसलिए मसला पैदा होता है आपको कोई भी चीज़ खाने में। इसके अलावा अगर ज़्यादा देर तक तेज़ाब आता रहे और ज़ख़म बार बार बनते रहें तो अल्सर बन जाता है। बहुत ही कॉमन है हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे कि जो खुराक की नाली है उसके अंदर ज़ख़म बन जाता है, जिसे हम अल्सर भी कहते हैं। उसकी वजह से फिर दर्द होती है मैदे में, खुराक की नाली में, छाती में, और खाना खाने में दिक्कत पेश आती है। जैसे ही जो खुराक का कुछ हिस्सा यहाँ पे इस अल्सर वाली जगह पे पहुँचता है तो फ़ौरन ही दर्द शुरू हो जाती है, और सबसे बड़ा मसला इसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़ख़म है तो उसमें से खून भी आना शुरू हो सकता है। जो मैंने पहले बताया बैरेट की ईसोफेगस जो होती है उसमें ये होता है कि ये प्री कैंसरस स्टेज होती है, और इसमें वैसे 90% जो लोग हैं उनको जो डायग्नोज होते हैं बैरेट ईसोफेगस के साथ, उनका कैंसर नहीं होता 90%। यानी इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कहीं आपको हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है ये प्री कैंसरस चेंजेस होती हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए हम रेगुलर एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी मैंने यहाँ पे एंडोस्कोपी की हुई बनाई है। इसमें एक कैमरा होता है और कैमरे के आगे लाइट होती है, तो एंडोस्कोपी के ज़रिए ये मुंह के ज़रिए हम डालते हैं, और इससे हम खुराक की नाली और मैदे को चेक करते हैं कि उसमें कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं है, उसमें कोई अल्सर तो नहीं बन गया, या उसमें कोई ऐसी चीज़ के कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, कहीं कोई खून की नाली तो नहीं फट गई जिसमें से ब्लीडिंग हो रही हो, या कोई कैंसर की तरफ जाने वाली कोई ऐसी चेंजेस। और इसी एंडोस्कोपी के ज़रिए अगर अल्लाह ना करे हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो हम उसका वहाँ से कुछ पीस भी ले सकते हैं बाद में, बायोप्सी जिसे हम कहते हैं, जिससे हम चेक कर सकते हैं बाद में क्या या जो भी ज़ख़म या अंदर चीज़ बनी है कहीं वो कैंसर की तरफ तो नहीं जा रही। अगर आपको बैरेट्स ईसोफेगस है तो आपको बार बार रेगुलर एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि कहीं आप उस तरफ जा तो नहीं रहे। वैसे 90% लोगों में कैंसर नहीं होता। ट्रीटमेंट इसकी अमूमी तौर पे लोग एंटासिड्स ले लेते हैं बाज़ार से, दुकानों से, शॉप से, मेडिकल स्टोर से, फार्मेसीज से। आपको सिरप मिल जाते हैं ऐसे जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। बहुत से लोग सिरप्स पीते हैं और उनसे उनको रिलीफ़ मिल जाता है। अगर उससे भी रिलीफ़ ना मिले तो फिर मेडिसिन होती हैं जो कि एसिड जो होता है मैदे का उसको कम करती हैं, उनको हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं, वो यूज़ होती हैं। अगर वो भी ना काम करें तो फिर हम लोग PPIs यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, जो कि ना सिर्फ एसिड को ब्लॉक करता है, यानी मैदे की तेज़ाबियत को ना सिर्फ ख़त्म करता है, बल्कि अगर आपके मैदे में या खुराक की नाली में कहीं कोई ज़ख़म है तो उसको भी हील करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि इस बात को जहन में रखें कि अगर आप मुसलसल या मुस्तकिल ये मेडिसिन्स यूज़ करते हैं जो मैदे के तेज़ाब को ब्लॉक करती हैं या मैदे के तेज़ाब को न्यूट्रलाइज़ करती हैं, तो ये बात जहन में रखें कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं कि आपको हड्डियों का फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, और आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का मसला भी हो सकता है, यानी आपकी बॉडी में विटामिन B12 भी कम हो सकता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इसके लिए हम घर में बग़ैर मेडिसिन के, मेडिसिन से हट के क्या कर सकते हैं? हमने जो फालतू हमारा वज़न है, चर्बी जो है उसको कम करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि फ़ालतू वज़न जो चर्बी पेट के ऊपर होती है उसका प्रेशर खुराक की नाली पर, मैदे पर पड़ता है, और मैदे पर प्रेशर पड़ने से
वो जो मैदे में चीज़ें मौजूद होती हैं उनको वापस पुश करते हैं ऊपर कि वो खुराक की नाली की तरफ चली जाए। और टाइट फिटिंग क्लोथ्स आपने नहीं पहनने। टाइट फिटिंग जो कपड़े होते हैं अगर वो भी आप पहनेंगे तो उनका भी मसला यही होता है कि वो आपके पेट पर प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर डालने की वजह से जो खुराक की नाली उसकी तरफ मैदे के जो मवाद होता है या खाया पिया आपका होता है वो सारा वापस जाना शुरू हो जाता है। कुछ खुराक ऐसी है और कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से भी मैदे में जलन हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है। और हर बंदे को पता होता है अमूमी तौर पे कि ये चीज़ खाने से मेरे मैदे में जलन हो जाती है। तो वो चीज़ें अमूमी ये जंक फूड जितना भी है, टमाटो सॉस है, शराब नोशी है, चॉकलेट्स हैं, मिंट है, गार्लिक है, प्याज हैं, कैफ़ीन है, ये चीज़ें जो है ना ये अमूमी तौर पे जो मैदे की जलन होती है उसको ज़्यादा कर देती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनका इस्तेमाल कम से कम कर दें, और अगर हो सके तो बंद कर दें। खाना कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पोर्शन बड़ा ले लेते हैं खाने के लिए, तो वो भी आप मैदे की एक कैपेसिटी होती है। तो अगर आप 1 लीटर की बोतल में 1.5 लीटर पानी डालने की कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली वो पानी जो है वो बाहर ही गिरेगा, यानी वो बाहर ही आएगा। तो इसी तरह मैदे की एक कैपेसिटी होती है। कुछ लोगों को एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है। अगर बहुत ज़्यादा आप खाएंगे तो जो मैदे की कैपेसिटी है, जब मैदा फुल हो जाएगा तो वो सारा कुछ लाजमी तौर पे बाहर ही आना है, और वही वजह बनती है कि जो आपका खुराक की नाली का जो स्फिंक्टर होता है जो कमज़ोर हो जाता है, वो उसके कमज़ोर होने की वजह भी मामूली तौर पे बहुत से लोगों में ये होती है कि वो खाना ज़्यादा पोर्शंस में खाते हैं, तो उनका पोर्शन जो है ना बड़ा होता है, तो उसकी वजह से वो फिर वापस आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो सुबह गए दफ्तर, खा के गए और शाम को आए, आके खाना खाया और उसी तरह ही लेट गए। इस तरह नहीं करना। इस तरह करने से भी यही होता है कि टाइम जो मैदे को हज़म करने के लिए और मैदे को खाली होने के लिए और अपनी खुराक को जो आगे अंतड़ियों की तरफ भेजने के लिए जो वक्त दरकार होता है वो आप उसे नहीं देते। 3 घंटे तक, खाने के 3 घंटे तक आपने लेटना नहीं है और सोना नहीं है। आपने 3 घंटे तक अपनी डेली एक्टिविटीज़ करनी है। अगर आप 8 बजे सोते हैं तो आप 5 बजे खाना खा लें, आप 9 बजे सोते हैं आप 6 बजे खाना खा लें, अगर आप 10 बजे सोते हैं आप 7 बजे खाना खा लें। खाने से कम से कम 3 घंटे बाद सोएं। 3 घंटे पहले अगर आप सोएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मसला आपको हो सकता है। उसके अलावा आपने जो बेड का सर वाले, अगर आपको ये मसला है तो बेड की जो सर वाली साइड है, जिधर आप सर करके सोते हैं, उस साइड पे आप बेड के पाँव के नीचे ये जो ईंटें होती हैं, एक एक ईंट रख सकते हैं, या आप लकड़ी का कुछ बनवा के ऐसा वो रख सकते हैं उसके नीचे, ताकि बेड का जो सर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। उसके ऊंचे होने से ये होगा कि ग्रेविटी जो होती है, जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, वो फिर नीचे की तरफ खींचेगी, यानी आपका मैदा काम करने में उसको आसानी होगी और आपको गर्ड का मसला नहीं होगा। और जो हर बीमारी की जड़ है वो है स्मोकिंग। यहाँ पे भी स्मोकिंग बहुत रोल प्ले करती है। अमूमन स्मोकर्स को ये मसले, हर किस्म के ही मसले स्मोकर्स को ज़्यादा होते हैं, मैदे का मसला ख़ास तौर पे ज़्यादा होता है। तो जो आपका खुराक की नाली में स्फिंक्टर होता है, जिसने आगे खुराक को पुश करना होता है, पुश करते हुए रिलैक्स होना होता है और वापस नहीं आने देना होता, उसका ये जो फंक्शन होता है, ये जो उसका काम होता है, जो स्मोकर्स होते हैं उनमें कम होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से उनको गर्ड की बीमारी हो सकती है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ होगा। कोशिश करें कि इन चीज़ों पे अमल करें और कोशिश करें कि इन सारी बीमारियों से बचें। अल्लाह हाफ़िज़।